हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वीडियो में बात कर ली थी इन्फ्लेशन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स की। आज जो बात करेंगे सेकेंड चैप्टर इकोनॉमी की, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय की बात की जाएगी। तो राष्ट्रीय आय किसी देश की क्या होती है, क्यों हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है किसी देश की जब में जो उपलब्ध आर्थिक संसाधन है, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने हैं, आर्थिक संसाधनों के माध्यम से क्या है कि लोगों का क्या समुचित उपभोग ज्ञात किया जाता है और उस उपभोग के बाद लोगों में क्या है जो आर्थिक कल्याण हो रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, ठीक है, उसको ज्ञात करने में क्या है राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो समुचित उपभोग और आर्थिक कल्याण के माध्यम से क्या है राष्ट्रीय आय और उत्पाद का क्या करते हैं, आकलन करते हैं या अध्ययन करते हैं, ठीक है, कितना हमारे पास इकोनॉमिक संसाधन है, ठीक है। संसाधनों में बात करें, आर्थिक संसाधनों में, तो संसाधन में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे भूमि हो सकती है, लैंड, भवन हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, मशीन हो सकती है, मशीनें हैं, सर्विस है और कैपिटल पूंजी है आदि है, ठीक है। ये सब क्या है, संसाधन है और संसाधनों से क्या आय सृजित होती है। ओके, तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश की निकाली जाती है, उसके चार प्रकार से हम राष्ट्रीय आय को निकालते हैं। चार मेथड हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध सकल या शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, ठीक है। चार प्रकार से निकाली जाती है, चार प्रकार के जीडीपी में, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, उसके पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय निकालने की कितनी विधियां। राष्ट्रीय आय निकालने की मेनली जो है चार विधियां होती हैं। जैसे उत्पादन विधि के थ्रू निकालते हैं, प्रोडक्शन मेथड, दूसरा इनकम मेथड यानी कि आय विधि, तीसरा क्या है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, और विकसित देशों में, बहुत सारे विकसित देशों में क्या है सामाजिक लेखांकन विधि का भी प्रयोग किया जाता है। तो एनआई गणना की जो चार विधियां याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि और विकसित देशों में सामाजिक लेखांकन विधि। भारत में किस आधार पर निकाला जाता है राष्ट्रीय आय? प्रोडक्शन विधि है भारत में जो आधार है एनआई निकालने का, भी हम बात करेंगे। एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं का उत्पादित मौद्रिक मूल्य, ये जो विधि है उत्पादन विधि के अनुसार क्या है भारत में राष्ट्रीय आय का गणना की जाती है। ओके, राष्ट्रीय आय की गणना में फैक्टर कास्ट की बात करेंगे, यानी कि साधन लागत पर की बात की जाएगी अभी, बाजार मूल्यों पर, चालू मूल्यों पर और स्थिर कीमतों के मूल्यों पर भी क्या है राष्ट्रीय आय निकाली जाएगी, ठीक है। ये तीन आधार हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी, जो प्रकार हैं राष्ट्रीय आय में देशों के। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? कोई भी देश है, किसी भी देश के क्या है जो उसका एक वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि हम 1 अप्रैल यानी अप्रैल में ही क्या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और अप्रैल में ही क्यों की जाती है? वाई? क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। अप्रैल तक क्या है जो सारी कृषियां काट ली जाती हैं, उनसे जो प्रोडक्शन हो चुका होता है, इसलिए क्या अप्रैल माह में क्या है राष्ट्रीय आय का गणना की जाती है। वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च रखा गया है, ठीक है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है भारत की। तो हम बात कर रहे थे कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, घरेलू सीमा के घरेलू सीमा के क्षेत्र के अंदर जो भी क्या है अंतिम उत्पादित वस्तुएं हैं,
बात करें इसमें क्या, लास्ट यानी कि अंतिम उत्पादित वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुओं बात नहीं करेंगे। अंतिम जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, उत्पादन यूनिट्स में नहीं निकालते हैं जीडीपी, किस में निकालते हैं, मौद्रिक में। जो भी मौद्रिक आय होती है उसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि घरेलू क्षेत्र में जो भी उत्पाद उत्पन्न हो रहा है एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं एक वित्तीय वर्ष की, जो मैंने बात की अभी, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में कहां पर, घरेलू क्षेत्र में, यानी कि घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा में। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा में जो भी क्या है, अंतिम रूप से उत्पादित, अंतिम रूप से क्या उत्पादित, उत्पादित सभी वस्तुएं, ठीक है, सभी वस्तुएं एवं सेवाएं या सेवाओं। ठीक है, सेवाओं का क्या होगा, मौद्रिक मूल्य। ओके, मौद्रिक मूल्य की जो गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ओके, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो बाजार का मूल्य होगा, बाजार मूल्यों का जो योग होता है बाजार मूल्यों पर, वही क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हमने बात की वस्तुओं की, सेवाएं तो हम बात करें, सर्विस हो गया, श्रम हो गया, श्रम के बदले क्या है, इनकम होती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं। ठीक है, मध्यवर्ती में जैसे क्या आ जाएगा, मोबाइल फोन है, आज की बात करें अगर मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन को बनाने में बहुत सारी वस्तुओं की क्या है, प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, बहुत सारी वस्तुओं को मिलाकर क्या मोबाइल बनाया गया होगा, जैसे उसका टेम्पलेट है, स्क्रीन गार्ड है, अंदर ग्रेफाइट यूज हुआ है, सिलिकॉन यूज हुआ है, ठीक है, जिरकॉन यूज हो रहा है। तो इन सभी वस्तुओं का जो है, जो अंतिम उत्पाद रूप में बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं। तो वस्तुएं दो प्रकार की होंगी, एक मध्यवर्ती और एक अंतिम वस्तु। ठीक है, एग्जाम्पल ले, जैसे गेहूं में हमने मोबाइल की बात की, गेहूं की बात करें। ठीक है, गेहूं अंतिम वस्तु तो है नहीं, गेहूं के बाद क्या बनता है, आटा। ठीक है, आटा से प्रोसेस होते होते क्या बनाई जाती है, ब्रेड। ठीक है, ब्रेड बनने तक जो भी मध्यवर्ती वस्तुएं का दाम रहा है, गेहूं, आटा, इन सबको जोड़ते जोड़ते कहाँ पहुंचते हैं हम, वैल्यू एडिशन करते करते ब्रेड में। तो ब्रेड का अंतिम मूल्य क्या हो जाता है, बाद में कुछ भी 10 रुपए। ठीक है, तो नेशनल सकल घरेलू उत्पाद जब निकालते हैं तो इन सबको, मध्यवर्ती वस्तुओं के जो दाम उनको छोड़ते हुए अंतिम जो उत्पाद है 10 रुपए ब्रेड का, उसे ही शामिल करते हैं। अगर दोनों को शामिल करते जाएंगे तो क्या होगा, दोहरी गणना हो जाएगी जीडीपी में। ठीक है, इसलिए क्या, अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य है उसी को शामिल किया जाता है। मोबाइल का मूल्य 20,000 है तो उसको शामिल किया जाएगा, न कि उसके क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं जिनसे मिलकर मोबाइल बना है। मध्यवर्ती वस्तुओं को क्या है, किसी और वस्तु के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब गेहूं से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आटा से ब्रेड ही बनेगा, गेहूं से और भी चीजें बनती हैं, बिस्किट विस्किट, लेकिन अंतिम वस्तु बनने के बाद क्या है, इसको रूपांतरित नहीं कर सकते हम बिस्किट में। ठीक है, या मोबाइल से कोई और वस्तु नहीं बना सकते, लेकिन मोबाइल में जो पार्ट यूज हुए हैं उनसे हम लैपटॉप भी बना सकते हैं, उसमें यूज हो जाएगा, कंप्यूटर भी बना सकते हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाए जा सकते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं रूपांतरित हो सकती हैं, लेकिन क्या है, अंतिम वस्तु क्या है, रूपांतरित या उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, नष्ट ही करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी परिभाषा की। तो सकल घरेलू उत्पाद हमने बात की, इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों की बात की थी हमने इन्फ्लेशन में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर।
तो इन तीनों क्षेत्रों से जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं सकल घरेलू उत्पाद में, उनको रखते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेक्टर देखा जाए तो मेनली पर्यावरण पर क्या है, निर्भर है। जैसे कृषि, खनन, उत्खनन, मत्स्य पालन और इससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, ठीक है, वो आते हैं प्राथमिक सेक्टर में, इसमें बात कर ली हमने। द्वितीयक क्षेत्र वे हैं जो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, यानी प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर है, यानी कि विनिर्माण में कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है द्वितीयक क्षेत्र को। यस, ठीक है, विनिर्माण हो गया, विद्युत हो गया, गैस हो गई, जलापूर्ति हो गई, यानी कि उद्योग की बात की जाती है सेकेंडरी क्षेत्र में, एरिया में, ठीक है। टर्शियरी तृतीयक क्षेत्र में जो बात की हमने, इसमें सेवा आता है, सर्विस की आती हैं, जिसका सबसे ज्यादा योगदान क्या है, जीडीपी में है टर्शियरी क्षेत्र का, करीब 55%। तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, परिवहन, संचार, बैंकिंग, होटल, व्यापार, बीमा, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो इनसे जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं वो क्या घरेलू उत्पाद में या जीडीपी में शामिल करते हैं। हमने बात की घरेलू सीमा की, ठीक है। तो घरेलू सीमा क्या है, एक व्यापक क्षेत्र है। अगर हम घरेलू क्षेत्र में बात करें, घरेलू क्षेत्र की, ठीक है, एक व्यापक क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से, इसमें आएगी क्या, भौगोलिक सीमा आएगी आपकी, भौगोलिक क्षेत्र, ओके, फिर आर्थिक क्षेत्र, और राजनीतिक क्षेत्र। किसी देश की सीमा क्या है, ये तीन है, काफी व्यापक है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, जो उसकी बाउंड्रीज हैं किसी भी देश की भौगोलिक क्षेत्र में, चाहे लैंड पर हो, चाहे क्या हो, उस देश के ऊपर एयर हो, चाहे उस लैंड के अगल बगल क्या है, वाटर सेक्शन हो, ठीक है, वाटर बॉडी हो, तीनों आएंगे इसमें, अभी इसको देखेंगे मैप के। आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में क्या है जो भी उसकी जितनी कॉमर्शियल सार्वजनिक क्षेत्र हैं, बहुत सारे पीएसयूज हैं इंडिया के, गेल, भेल, ठीक है, ये सारे क्षेत्र आएंगे उसमें। राजनैतिक क्षेत्र की बात करें, राजनैतिक क्षेत्र में राजदूतावास, उसी देश में, ठीक है, राजदूतावास होता है। मिलिट्री कैंप, यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त है कि अगर किसी देश का कैंप किसी दूसरे देश में क्या स्थित हो, तो वो कैंप, मिलिट्री कैंप क्या है, उस देश की जीडीपी में शामिल किया जाता है किसी भी देश में, अगर बेस है मिलिट्री कैंप का तो, ओके। ये तीन क्षेत्रों की बात की हमने, आर्थिक, फिर इसमें हम बात कर लेंगे सार्वजनिक क्षेत्र आ जाएगा, आर्थिक में सार्वजनिक इकाइयां, पीएसयूज कह सकते हैं, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, अगर हम इंडिया का मैप बनाए नीचे से, ठीक है, ये पोर्शन है, इसके ऊपर एयर है, ये वायुमंडल वाला भाग, एयर वाला, ये वाटर सेक्शन, वाटर बॉडी, ठीक है, और ये लैंड, ओके। तो इस भौगोलिक क्षेत्र में जो भी वस्तुएं उत्पादित होंगी या जो भी सेवाओं से उत्पादन होगा, वो किसका पार्ट होगा, जीडीपी का, ठीक है। और वाटर सेक्शन में कहां तक, 200 नॉटिकल माइल तक, इधर भी 200 नॉटिकल माइल, इधर भी 200 नॉटिकल माइल, इधर भी, ठीक है। यानी कि ये जो क्षेत्र है क्या है, EEZ है भारत के लिए, या किसी भी देश की बाउंड्री से लगा हुआ बॉडी सेक्टर, बॉडी, ठीक है, वाटर बॉडी, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस 200 नॉटिकल के
वो वाटर बॉडी के अंदर जो भी वस्तुएं उत्पादित होंगी उस लैंड से लगी हुई या उस देश की लैंड से लगी हुई, बाउंड्री से लगी हुई, कोस्टेज लगा हुआ जो देश है उसका क्या होता है, जीडीपी में शामिल किया जाएगा। तो भारत का क्या 200 नॉटिकल माइल तक है। उसके बाद भी सुरक्षा सीमा होती है। उसके बाद क्या है, ओपन महासागर है, ओपन बॉडी, जहाँ सभी देशों का क्या है जाएंगे 1200 नॉटिकल के बाद। वो ज्योग्राफी का पार्ट है। फिलहाल हम एक बात करें भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित जीडीपी की। तो इन तीनों क्षेत्रों में यानी लैंड तो होगा ही देश में, एयर भी हो गया और वाटर भी हो गया, जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं वो क्या है, सब जीडीपी का पार्ट है। ठीक है। आर्थिक क्षेत्र की हमने बात की, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, वाणिज्यिक इकाइयां, कमर्शियल बैंक। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र हो गया, हमने बात की जो दूसरे देशों में राजदूतावास हैं। ठीक है, IFS वाले। मिलिट्री कैंप किसी देश में हो, किसी देश का किसी दूसरे देश में, तो UN द्वारा क्या है उसको, उस कैंप को माना जाता है कुछ देश के क्या है जीडीपी है, जीडीपी में उसको शामिल किया जाता है। ओके। और ये तो हो गया लैंड में बात करें। अगर हम लैंड में, तो अगर भारत को ऐसे, ठीक है, तो लैंड में क्या आ जाएगा, जो ऊपर वाले पोर्शन पे होता है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो सिग्मा एल्यूमिनियम का उत्पादन होगा। खनन उत्खनन की बात की हमने। ठीक है। बीच वाले क्षेत्र पे क्या होता है, और नीचे गहराई पे जाएंगे तो परतों में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो SiMg यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और उस नीचे जाएंगे तो एरिया से पहले सिलिकॉन और Fe मतलब फेरस लौह ऑक्साइड, लौह क्षेत्र। ठीक है। तो इसमें भी जितना भी उत्खनन खनन हम करेंगे, उत्खनन क्या होता है, खनन क्या होता है, उत्खनन जो होता है क्षैतिज, क्षैतिज जो हम खुदाई करते हैं ऐसे परतदार। ठीक है, ऐसे जो कर रहे हैं। और खनन जो अंडर ग्राउंड की तरफ जाएंगे उसको खनन कहते हैं। तो जो भी हम खनिज तत्व उत्पादन करते हैं लैंड में या प्रोडक्शन कर रहे हैं कृषि में, ठीक है, वो सारे के सारे क्या पार्ट हैं, जीडीपी के पार्ट हैं। ठीक है। कॉमन सेंस की बात है कि अपने देश के अंदर, अपनी जमीन के अंदर जो भी उत्पादन होगा क्या है, जीडीपी का पार्ट है। ठीक है। तो भौगोलिक हो गया, राजनीतिक की बात भी कर ली हमने। अब देखते हैं क्या दूसरा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे अंतिम वस्तुओं का, सेवाओं का, ठीक है, उसके रख रखाव में क्या होगा, कुछ डिप्रिसिएशन होगा। मशीनों के थ्रू हम कुछ बनाएंगे तो मशीनें भी खराब होंगी, ह्रास होगा उसमें, उस गिरावट आएगी, उसके मूल्य की गिरावट आएगी। ठीक है। तो एनडीपी में क्या करते हैं, एनडीपी कैसे निकालते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें एनडीपी जब निकालते हैं तो क्या है, जो जीडीपी हमने एक वर्ष का निकाला है अंतिम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का, उसमें क्या करते हैं, जीडीपी में से हम माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन का, यानी कि ह्रास का। ठीक है। तो जीडीपी निकालने में जो भी मशीनों के रखरखाव में क्या है, उनके मूल्य में गिरावट हुई, उसमें ह्रास हुआ। ठीक है। उसको माइनस करने के बाद जो प्राप्त होता है हमें, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एनडीपी कहते हैं, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। टूट फूट भी होगी, मशीनों में घिसावट आएगी। ठीक है। तो उस पर भी व्यय करते हैं ना, बनाने में मशीनों को, उस पर व्यय होगा तो क्या होगा, उसको निकालने के बाद हम जो जीडीपी निकालते हैं उसको एनडीपी कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध सकल, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है। तो इस पर जो व्यय किया जाता है मेंटेन करने के लिए, कंपनियां दो खाते में रखती हैं, ड्यूअल अकाउंट। ठीक है। तो उसमें एक खाता है सिंकिंग फंड। क्या है, सिंकिंग फंड।
ओके, तो उत्पादित, और इसमें क्या अलग से क्या है, पैसा रखा जाता है कंपनियों द्वारा। ठीक है, किस लिए कि जो भी मशीनों में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, घिसावट हो रही है, उस पर व्यय होगा, प्लस जब मशीनें खराब हो जाएंगे तो क्या है, नई मशीनों के लिए ये फंड होता है कि खरीदने के लिए। ठीक है, नई मशीनों के लिए खरीदने के लिए फंड होता है। तो क्या गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती है या नहीं लगाती? जो फंड अलग से बना के रखा गया, सेव किया गया है। ठीक है, सिंकिंग फंड, नई मशीनों खरीदने के लिए। ठीक है, नई मशीनों हेतु। गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लगाती, या इस पर टैक्स नहीं लगता, इस फंड पर, सिंकिंग फंड पर, याद रखेंगे, इस पर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री होता है फंड। ओके, ये तो बात हो गई हमारी शुद्ध घरेलू उत्पाद की, एनडीपी की। तीसरा जो एनआई का पार्ट है, प्रकार है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहेंगे? सब यहीं से निकलेगा, जीडीपी से ही। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या करते हैं, जीडीपी में क्या करेंगे, जो फैक्टर इनकम है, यानी कि जो फैक्टर इनकम, यानी जो कहां से प्राप्त हो रही है, एब्रॉड से, यानी कि विदेशी क्षेत्र से। ओके, इसको देखते हैं ऐसे फार्मूले से, जीएनपीई कैसे निकाला जाता है। जीडीपी में से माइनस करेंगे हम क्या, इनकम, फॉरेन से जो प्राप्त हो रहा है, विदेशी क्षेत्रों से, यानी कि विदेशी क्षेत्रों से प्राप्त आय। विदेशी क्षेत्रों से प्राप्त आय। एक स्टेप और अगर हम आगे बढ़े, जीडीपी, इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें ए और बी क्या है, क्या घटा रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वेयर ए इक्वल टू और बी इक्वल टू, क्या है ए और बी में। किसी भी देश के जीडीपी जब निकालते हैं तो देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादित हो रहा है उसका क्या है, जीडीपी में आएगा, भले ही वो क्या विदेशी साधनों से प्राप्त आए हो। विदेशी साधन जैसे एफडीआई, विदेश के लोग क्या है, एफडीआई शामिल कर रहे हैं, एफडीआई आ रहा है तो भी क्या जीडीपी में शामिल होता है। इसी तरह भारत के लोग या भारत की कंपनियां एफडीआई करेंगी विदेशों में, तो वो जिस देश में क्या है एफडीआई करेंगी उसका जीडीपी होगा, भारत का जीडीपी वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें ए क्या है, विदेशी साधनों से प्राप्त आय। ठीक है, ये क्या है, विदेशी नहीं, भारतीय संसाधनों से प्राप्त आय। भारतीय संसाधनों से विदेशों में कमाई गई आय जो है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि भारतीय संसाधन जो भी हो, भारतीय संसाधनों से ठीक है, तो भारतीय संसाधन, संसाधन क्या कौन कौन से हैं, श्रम और पूंजी होती है, यानी कि यहाँ के लोग वहाँ कमाने जाएं श्रम, या यहाँ के लोग क्या पूंजी लगाएं। श्रम से सैलरी मिलती है और पूंजी से ब्याज मिलता है, और क्या मिलता है, मुनाफा। ठीक है, श्रम पूंजी से ब्याज और मुनाफा प्राप्त होता है। विदेशों, भारतीय संसाधनों से विदेशों में प्राप्त आय, या विदेशों में होगा यहाँ पर। ठीक है, विदेशों में प्राप्त आय,
या विदेशों में कमाई गई आय, ठीक है, इसको क्या है माइनस करेंगे हम अपने जीडीपी में से, ठीक है। जैसे यहाँ का व्यक्ति, संसाधन की अगर बात करें तो संसाधन श्रम हो गया, भारत का श्रम, और दूसरा क्या होगा पूंजी, यहाँ की पूंजी लग रही है, एफडीआई हो रहा है, ठीक है। पूंजी से क्या प्राप्त होता है हमें, ब्याज मिलता है और मुनाफा, श्रम से वेतन, सैलरी। ये जो भारतीय संसाधन दो हैं, ठीक है, विदेशों में क्या कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको भारत की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। अभी हमने शुरुआत में बात की कि भारत का व्यक्ति अगर विदेशों में एफडीआई कर रहा है, श्रम कर रहा है, तो उसको उस देश में क्या है जीडीपी में शामिल होगा। और विदेशी कोई भारत में एफडीआई कर रहा है या पूंजी लगा रहा है तो वो क्या है भारत की जीडीपी में शामिल होगा। तो इसलिए जो भारतीय संसाधन है, श्रम और लेबर और कैपिटल विदेशों में लग रही है, वहां विदेशों में प्राप्त हो रही है आय, तो उसको भारत की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, वो उस देश में शामिल होगा, ठीक है। इसी तरह विदेशी संसाधनों से भारत में कमाई गई आय, यानी कि विदेशी एफडी आएगा, विदेशी संसाधनों से भारत में प्राप्त आय या कमाई गई आय कह सकते हैं, कमाई गई आय, ठीक है। यानी कि वही संसाधन विदेशों का भी लोग आएंगे, श्रम, लोग पूंजी लगाएंगे, एफडीआई लगाएंगे, ठीक है। उससे जो भी कमाई होगी उसको भारत की जीडीपी में क्या करेंगे, ऐड करते हैं, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना कि विदेशी लोग यहाँ पर भारत में जो कमाई कर रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं अपना, एफडीआई वगैरह वगैरह, जो उनकी सैलरी या कंपनी में नियुक्त हैं, अगर बहुत से फॉरेनर कंपनी में नियुक्त होते हैं, यहाँ पर हेड होते हैं, उनकी सैलरी क्या है भारत की जीडीपी में शामिल होगी, तो उसको ऐड करेंगे। और जो यहाँ के लोग हैं बाहर गए हैं उनका क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी को क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, राष्ट्रीय यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, घरेलू, यानी कि हम अपने लैंड की बात कर रहे थे, अपने क्षेत्रों की बात कर रहे थे, ओके। तो अभी हमने बात की भारतीय संसाधनों से विदेशों में प्राप्त है, तो क्या एक्सपोर्ट जो किया जाता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं विदेशों में, उससे भी आय प्राप्त होती है, तो उसको नहीं शामिल करेंगे जीडीपी में। अगर यहां बात करें हम ए वाले में एक्सपोर्ट की, निर्यात की, विदेशों में बेचा जाता है सामान को, तो नहीं करेंगे जीडीपी में शामिल, करेंगे पक्का। एक्सपोर्ट को भी जीडीपी में नहीं शामिल करते हैं, ठीक है। जो निर्यात है क्या है, जीडीपी में शामिल नहीं होता। इनकम जो है वो क्या, अभी बात भारत से संसाधन विदेशों में प्राप्त जो आय है वो शामिल नहीं होती, ठीक है। इस फैक्ट पे आगे निर्यात भी नहीं होता, एक्सपोर्ट भी नहीं होता, क्योंकि उसके जो अंतिम वस्तुएं हमने उत्पादित की हैं, ठीक है, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या जीडीपी में शामिल पहले ही किया जा चुका है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। लेकिन भारतीय संसाधन कोई व्यक्ति जा रहा है विदेश में, भारतीय व्यक्ति कमाई कर रहा है, तो कब तक शामिल नहीं करते हैं या कब तक के बाद नहीं करते, 182 डेज नहीं, वो तो अनाराइज वाला सिस्टम हो गया ना। 1 वर्ष तक, ठीक है, 1 वर्ष तक शामिल करेंगे हम जीडीपी में। 1 वर्ष तक कोई भारतीय अगर विदेशों में कमाई करने गया है, 1 वर्ष तक जीडीपी में शामिल किया जाता है, 1 ईयर। इसी तरह विदेश वाला भी आता होगा तो 1 वर्ष तक शामिल करते होंगे।
तो अगर कोई भारतीय विदेश में जाकर काम करता है, इनकम करता है, तो केवल 1 वर्ष तक ही क्या जीडीपी में शामिल होता है, 1 वर्ष के बाद नहीं, 1 वर्ष बाद नहीं शामिल होगा जीडीपी में। ठीक है, 1 वर्ष तक शामिल करते हैं। ओके, ये बात हो गई हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, जीएनपी की। अब किस बात करें, एनएनपी, एनएनपी में भी कुछ नहीं है, जैसे इसमें हमने माइनस किया था। लेकिन इसमें फैक्टर कास्ट भी देखेंगे अभी। एनएनपी, एनएनपी क्या है, एनएनपी में जीएनपी में से माइनस करेंगे क्या, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमको, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जो भी क्या है, टूट फूट, गिरावट, मूल्य ह्रास, व्यय जो करते हैं हम, रख रखाव में जो खर्चा होता है, व्यय होता है, उसको माइनस करने के बाद में क्या मिलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और मेनली इसी को क्या माना जाता है, वास्तविक आय के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो एनएनपी को क्या है, वास्तविक आय के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। ओके, ठीक है। एनएनपी में और भी चीजें हैं, जैसे अगर एनएनपी को क्या है, फैक्टर कास्ट के रूप में देखें, एनएनपी को निकाला जाता है, जैसे कि उसमें गवर्नमेंट क्या इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाती है, सब्सिडीज भी देती है। ठीक है, तो जो इसमें एनएनपी का जो मार्केट प्राइस होगा, तो फैक्टर कास्ट के कब बराबर होगा, कब ज्यादा होगा, और कब क्या है, फैक्टर कास्ट से कम होगा, यानी कि साधन लागत कहें या उत्पादन लागत। ठीक है, तो उसको जब माइनस करते हैं तो निवल या शुद्ध नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे बात करें एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। तो एनएनपी जब हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है, एनएनपी जब मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो गवर्नमेंट द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं उत्पादित वस्तुओं पर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और जो सब्सिडी दी जाती है, सहायकी दी जाती है, ठीक है, जैसे खाद उर्वरकों पर सब्सिडी है, किसानों के उत्पादों पर सब्सिडी है, गैस पर भी कुछ सब्सिडी है। ठीक है, बहुत सारे उत्पादों पर सब्सिडी देती है अपने किसानों को, सिंचाई पर, बिजली पर। तो और भी कंपनी के जो उत्पाद है उस पर क्या है, सब्सिडी दी जाती है। तो जब भी मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो क्या है, जो भी अप्रत्यक्ष कर लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट द्वारा उत्पादों पर लगाया जाता है प्रोडक्शन के दौरान, और उसमें जो सब्सिडी दी जाती है, तो उसको क्या है, दोनों को जोड़कर माइनस कर लिया जाता है। तो उससे क्या, वही क्या होता है, एनएनपी है मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर। ओके, तो क्या मार्केट प्राइस जो होती है किसी वस्तु की, वो फैक्टर कास्ट के बराबर हो सकती है, हो सकती है। जैसे जैसे हम मान लें, फैक्टर कास्ट क्या होते हैं, उत्पादन लागत या साधन लागत क्या होते हैं, साधन लागत। फैक्टर कास्ट यानी कि मूल्य के लिए कौन जिम्मेदार है, उतनी मूल्य है किसी वस्तु का, उसमें क्या क्या आते हैं, लेबर आएंगे, जो भी किसी प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेबर। ठीक है, लैंड आएगा, जहां लैंड बन रहा है, किराए पर जो भी लिया गया है। कैपिटल आएगा, यानी कि पूंजी आती है ये सब। ठीक है, लेबर, लैंड, कैपिटल, भवन, बिल्डिंग, कहीं बिल्डिंग में बन रहा होगा, और रिस्क। रिस्क किस चीज का, उद्योगपति या जो प्रोडक्ट कर रहा है उसका प्रॉफिट का।
ठीक है, ये सब क्या है, फैक्टर कास्ट है, यानी कि लागत बढ़ाने में इनकी क्या है, लागत निर्धारण में इनकी भूमिका है। ओके, लेबर, लैंड, कैपिटल, बिल्डिंग, रिस्क। कोई वस्तु है 1 रुपए का, लेबर है 1 रुपया, लैंड है, कैपिटल उसमें लगी है 2 रुपया मान लेते हैं, बिल्डिंग का किराया 3 रुपये है, और बनाने वाला अपना प्रॉफिट कितना जोड़ रहा है, 3 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, 3 3 6 1, 10 रुपए का वो प्रोडक्ट हो जाएगा जब वो मार्केट में आएगा। कितने को हो जाएगा, 10 रुपए का। ब्रेड है, ब्रेड बनाया गया है, ये सब चीज़ें हैं, ऐड करने के बाद क्या है, 3 रुपये प्रॉफिट जोड़ के क्या है, 10 रुपया ऐड किया गया। तो वही बात हो रही, क्या मार्केट प्राइस किसी वस्तु का साधन लागत जो है ये 10 रुपये है, 10 रुपये फैक्टर कास्ट है, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, इस फार्मूले पे चलें, हो सकते हैं कब, जब क्या हो, ये ना हो, यानी कि अप्रत्यक्ष कर ना लगे उस वस्तु के उत्पादन पर और सब्सिडी ना दी गई हो। तो इसने जाहिर सी बात है, जो प्रोड्यूसर है उसने अपना क्या है, प्रॉफिट जोड़ लिया 3 रुपये। जब टैक्स नहीं लगेगा तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो टैक्स ही जो जोड़ेगा तभी तो इसका दाम, मार्केट प्राइस क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, तो जब टैक्स नहीं लगेगा तब ये क्या है, ये बराबर होगा कब, जब इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो, न लगा हो, तो मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कास्ट के बराबर होगी। जो उत्पादन प्रॉफिट करने के बाद, जो जोड़ने के बाद जो मूल्य आएगा उसी मूल्य पर मार्केट में वो क्या है, बेचेगा। तीसरा क्या है इसमें, अगर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाए, इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, तब क्या होगा, फैक्टर कास्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट में क्या होगा, फिर मार्केट प्राइस ज्यादा हो जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, तो मान लेते हैं 2 रुपया और बढ़ गया इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बाद, ये क्या होगा, 12 रुपये का हो गया। ओके, तो ये 12 रुपये ज्यादा हो जाएगा मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट बना कितने में है, 10 रुपये में। ठीक है, और एक सिचुएशन और है, जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है, तब वस्तु सस्ती मिलेगी लोगों को। जैसे किसानों को क्या है, फर्टिलाइजर सस्ता मिलता है, गैस पहले सस्ती मिलती थी 450 रुपये में सब्सिडी, ठीक है, आती थी गैस 650 की, मिलती कितने थी बन के, सब्सिडी मिलती थी, तो यानी कि मार्केट प्राइस कम हो जाएगा फैक्टर कास्ट से, यानी कि 10 रुपये में इसने बनाया है, गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी दे दी प्रति उत्पाद पर 2 रुपये का, ये अपना मूल्य घटा देगा, तो क्या हो जाएगा, ये 8 रुपये की वस्तु हो जाएगी, लेकिन बनी कितने की थी, 10 रुपये की। ठीक है, तो सब्सिडी में क्या होता है, सस्ती चीजें मिलती हैं जनता को, मार्केट में प्राइस कम हो जाता है। ये 3 फैक्टर्स हैं, याद रखेंगे। ओके, ये तो बात हो गई भाई शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की। ठीक, अब बात करते हैं हम किसको एनआई में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, एनआई का पार्ट कौन नहीं होता है, एनआई का पार्ट एनआई में शामिल नहीं होगा। पुरस्कार, पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है, पुरस्कार अवार्ड, जो उससे प्राप्त जो इनकम होती है, यानी राशि जो होती है, पुरस्कार जो राशि प्राप्त होगी, किसी पुरस्कार मान लीजिए 1 लाख पुरस्कार हो, 2 लाख, 5 लाख, तो पुरस्कार क्या है, एनआई का पार्ट नहीं होते। लेकिन केबीसी, अमिताभ बच्चन वाला, और डीकेडी टाइप के प्रोग्राम जो हैं, कौन बनेगा करोड़पति, और डीकेडी यानी सलमान खान बना होस्ट, 10 का दम, 10 करोड़ वाला, इसमें जो भी व्यक्ति पुरस्कार जीतता है वो एनआई का पार्ट होता है। याद रखेंगे, क्या है, इसको छूट नहीं है सरकार से, गवर्नमेंट की तरफ से, ये एनआई का पार्ट
होता है केबीसी कॉमन करोड़पति और डीकेडी वाला। और दूसरा जो ट्रांसफर किया जाता है पैसा गवर्नमेंट द्वारा, ट्रांसफर भुगतान, ये भी शामिल नहीं होता। ट्रांसफर भुगतान जैसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भेजी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, छात्रवृत्ति, और विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, ठीक है, अटल पेंशन योजना। ओके, तो जितने भी ये ट्रांसफर भुगतान हैं छात्रवृत्ति टाइप, ये भी एनआई में शामिल नहीं की जाती, यानी कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। ओके, तीसरा बात करें हम ब्लैक मनी, यानी कि अवैधानिक रूप से प्राप्त आय। अवैधानिक रूप से प्राप्त आय जैसे ब्लैक मनी, ठीक है, ब्लैक मनी। और एक गवर्नमेंट डॉक्टर, दूसरा गवर्नमेंट टीचर, कब नहीं शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय आय में इनका? जब कोई सरकारी डॉक्टर क्या हो, किसी प्राइवेट निजी अस्पताल में क्या हो, अपनी सेवाएं दे रहा हो या अपना क्लिनिक खोला हो, गवर्नमेंट डॉक्टर को अलाउ नहीं है, ठीक है, तो वो अवैधानिक गतिविधि में आएगा, ब्लैक मनी में आएगा, वो उसकी राष्ट्रीय आय क्या है, शामिल नहीं होती किसी भी सरकारी डॉक्टर की निजी अस्पतालों में या अपने प्राइवेट क्लिनिक में। लेकिन लोग करते हैं, बैठते हैं, हालांकि रिटायरमेंट के बाद बैठ सकता है लेकिन सर्विस के दौरान नहीं। गवर्नमेंट, इसी तरह गवर्नमेंट टीचर, सरकारी कोई भी टीचर है, कोचिंग पढ़ा रहा है, तो क्या है, कोचिंग से जो उसको प्राप्त आय हो रही है वो भी क्या है, शामिल नहीं होती राष्ट्रीय आय में, ठीक है, राष्ट्रीय आय में, या किसी और स्कूल में प्राइवेट में जाके लगे पढ़ाने। ओके, और क्या है, जैसे चौथा बात करें पुरानी वस्तुओं की खरीद फरोख्त में, पुरानी वस्तुओं की बिक्री में। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ स्वामित्व का ट्रांसफर हो रहा है, जो उसका मूल्य है वस्तु का वो तो वही है, ठीक है। यहां पर क्या है, पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है तो भी उसकी क्या है, नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, क्योंकि यहां पर क्या है, केवल और केवल क्या हो रहा है, स्वामित्व का स्थानांतरण होता है। जैसे कोई कार बेच रहा है, ठीक है, कार तो पहले ही खरीदी जा चुकी है, उत्पादित वस्तु, उसका मौद्रिक मूल्य शामिल किया जा चुका है, ठीक है। और जितना भी गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगाया जाता है, टैक्स भी जीडीपी में क्या है, यानी कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, कौन नहीं शामिल होता। रिटायरमेंट पेंशन और 25,000 का ज्यादा उपहार क्या शामिल होंगे राष्ट्रीय आय में? रिटायरमेंट पेंशन राष्ट्रीय आय का पार्ट है, ठीक है, याद रखेंगे, जो रिटायरमेंट पेंशन है वो राष्ट्रीय आय का पार्ट है, क्योंकि उसने क्या, जो सेवा दी है उत्पादित, चाहे रूप में हो चाहे श्रम के रूप में हो, जीवन भर, ठीक है, गवर्नमेंट उसको क्या करती है, पेंशन जो देती है सेवानिवृत्ति का, वो राष्ट्रीय आय का पार्ट है। और अगर 25,000 से ज़्यादा अगर आपको उपहार मिल रहा है, वो भी गैर रिश्तेदार से, आपका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, सगा संबंधी नहीं होना चाहिए, तो वह क्या है, राष्ट्रीय आय का पार्ट है। लेकिन अगर 25,000 से कम का उपहार है तो क्या है, राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स थे। ओके, अब इसमें एक ही चीज बच गई, क्या, वास्तविक राष्ट्रीय आय और मौद्रिक राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का जो उत्पादन लागत बात करते हैं हम स्थिर कीमत पर, चालू कीमत पर और बाजार कीमत पर, ठीक है। तो जो बाजार कीमत होती है
एक वर्ष के दौरान किसी भी क्या है अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी जो बाजार कीमत होती है उस पर जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है उसको क्या कहते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम, यानी कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय। और स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय, यानी कि रियल नेशनल इनकम। ठीक है, और उसका आधार वर्ष क्या है, स्थिर कीमतों का जो नेशनल इनकम निकाली जाएगी स्थिर कीमतों पर, उसका आधार वर्ष 2011-12। ठीक है, यानी कि इस साल क्या था, वस्तुओं का जो मूल्य था, उत्पादित सेवाओं का जो मूल्य था, न ज़्यादा था न कम था, क्या था, बीच में था। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी आज राष्ट्रीय आय से रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। राष्ट्रीय आय की गणना कब से शुरू की गई, दादा भाई नौरोजी से, सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।